quotes that no citizen can lawfully do that which is injurious to the public। कहता किसी भी सिटीजन को कानूनी तौर पे किसी भी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है, ना ही वह पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ जा सकता है। तो ऐसे प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसे बोलते हैं लोक नीति के का सिद्धांत। एन एग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ, तो कोई भी एग्रीमेंट जो पब्लिक के खिलाफ है, पब्लिक के हित के खिलाफ है, ऐसा एग्रीमेंट हम पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मानते हैं। और ये ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं? वाइड मानते हैं। और इंडिया के अंतर्गत ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है पब्लिक पॉलिसी के आधार पर। जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं उनके आधार पर वो अनलॉफुल माने जाते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी का जो मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अपन नैरो सेंस में अगर डिफाइन करते हैं तो ये क्या है? एक लोगों की जो राइट है कानून एग्रीमेंट करने का, उसके विरुद्ध हो जाएगा। तो पब्लिक पॉलिसी का कंसेप्ट जो बड़ा आप कह सकते हैं बहुत वाइड है, और ये सोसाइटी को किस तरीके से ऑर्डरली तरीके से इसे चलाना है और उसकी कम्युनिटी को कैसे तरीके से आप अच्छा बना सकते हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पर तो एक डेफिनेशन यहाँ पर भी ये भी मिलती है कि पब्लिक पॉलिसी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अनट्रूली हॉर्स। कहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह होती है लोक नीति। ठीक है ना? अगर इसे प्रॉपर तरीके से लगाम नहीं कसी हुई तो वो राइडर को कहाँ ले जाए ये जानता कोई भी नहीं जानता। तो इसका स्कोप बहुत वाइड है। कोर्ट डिसाइड करता है कि ये लोक नीति के खिलाफ है या नहीं। अब हम कुछ ऐसे एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं जहां पर हम देखेंगे कि जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। पहला पॉइंट है ट्रेडिंग विद एन एनिमी। अगर आप किसी शत्रु देश के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, कोई बिजनेस करने का एग्रीमेंट कर रहे हो, और लेकिन वो एक शत्रु देश है, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा, इलीगल माना जाता है। अगर हाँ, अगर आपने पीस टाइम में कोई एग्रीमेंट किया है और बाद में युद्ध हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे आप, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आप देखोगे कि एवरी क्रिमिनल मस्ट बी पनिश्ड। अगर किसी भी क्रिमिनल ने कोई मान लो अपराध किया है तो उसे सजा तो मिलेगी मिलेगी, आप अपने तौर पे उसे कोई समझौता नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि कुछ कानून के अंदर कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं, उसमें आप समझौता नहीं कर सकते। मान लो किसी ने मर्डर किया है, तो मर्डर जिसने किया उससे आप कहते हो कि आप इतना पैसा दे दो तो हम उसको आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, तो ये क्या है? उसे माफ कर देंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड माना जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंडेबल नेचर आ जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का मीनिंग होता है कि आप किसी व्यक्ति की उसमें सूट करने के लिए, केस करने में उसकी हेल्प कर रहे हो। कि मेंटेनेंस एन एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी हैविंग नो इंटरेस्ट। सूट में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप उसकी अनदर व्यक्ति की क्या हेल्प कर रहे हो, उसे बोलते हैं मेंटेनेंस। और चैम्पर्टी का मीनिंग क्या होता है? कि उस केस में जिसकी आप हेल्प कर रहे हो उसमें आपका हिस्सा है। जैसे मान लो वो केस व्यक्ति जीत जाता है, उसमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसमें आप हिस्सा रख लेते हो, तो वो क्या होती है? चैम्पर्टी। मेंटेनेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चैम्पर्टी में इंटरेस्ट होता है। ऐसे किए गए एग्रीमेंट भी क्या होते हैं? वाइड माने जाते हैं। इंग्लैंड में तो इन्हें इलीगल भी कंसिडर किया गया है। ठीक है? और यहाँ पर अपने इंडिया के अंदर उसे कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड तो है ही। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। व्हाइल अपॉइंटिंग ए पर्सन, कहता है किसी भी पब्लिक ऑफिस के अंदर किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंट करते हैं तो उसका मेरिट अलोन शुड बी द क्राइटेरिया। मेरिट ही एक तरीका होता है उसे आप सेलेक्ट करें। कोई भी इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं डाला जा सकता कि आप वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। इससे क्या होता है? करप्शन को बढ़ावा देते मिलता है और इनएफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे एक्स ने वाई को कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आप मुझे गवर्नमेंट सर्विस दिला दो। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या है? पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। देन है एग्रीमेंट वेयरिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशंस। कहता है कि अगर एग्रीमेंट, आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसने खुद पैसे लेने हैं किसी से, एक व्यक्ति ने अपने डेटर से पैसे अमाउंट जो लेनी है वो 3 साल के अंदर उसके ऊपर केस कर सकता है, 3 साल के बाद उस पर केस नहीं कर सकता। अगर वो दोनों पार्टी ने आपस में समझौता कर लिया कि हम इस कानून के इस प्रोविजन को नहीं मानते, तो ये क्या है? ये एग्रीमेंट कानून के खिलाफ है। इससे क्या होता है? ये कानून के प्रोविजन है, आप उनको उल्लंघन कर रहे हो। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या
माना जाता है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट में क्या मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी मैरिज दलाली के अधीन होती है, कहने का मीनिंग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मैं आपको इतनी अमाउंट दूंगा कि आप मेरी मैरिज उससे करवा दोगे, तो उसमें क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो वाइड माना जाएगा। देन एग्रीमेंट इन स्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स। यहाँ पर ये है कि किसी भी पेरेंट्स को उसके जो लीगल राइट मिले हुए हैं, पेरेंटल राइट्स हैं, उसे वंचित नहीं कर सकता। ठीक है ना, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार है। इसमें आप एग्जाम्पल देखोगे कि जी एक फादर है, उसके दो बेटे हैं, उसने अपने जो बेटे हैं एक ही फेवर में ट्रांसफर कर दिए कि गार्डनरशिप वो करेगा, उसका पालन पोषण वो करेगा, और वो उसे कभी वापस भी नहीं मांगेगा, अपने बच्चों को कभी भी अपनी लाइफ में वापस नहीं मांगेगा। तो सब्सिक्वेंटली ही फाइल्ड स्यूट, बाद में क्या कर दिया, जी ने केस कर दिया ए के ऊपर कि मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए। कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया कि हाँ उसे अधिकार है अपने वापस बच्चे वापस प्राप्त करने का। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, अगर उन्होंने एग्रीमेंट कर भी लिया तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, पेरेंट राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है एग्रीमेंट क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। कहता है ऐसा एग्रीमेंट जो किसी ड्यूटी के खिलाफ हो रहा है। ड्यूटी के, मान लो कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति के अधीन काम कर रहा है, तो उसकी जो ड्यूटी बनती है, पब्लिक ड्यूटी बनती है, वो लोगों को जो उसने रूल रेगुलेशन है उनको उनके तहत अपनी जॉब पूरी करनी है, फिर भी लोगों से कुछ ना कुछ उधार यानी कि कुछ ब्राइब ले लेता है, तो ऐसा एग्रीमेंट सीक्रेट प्रॉफिट को प्राप्त करने का कोशिश करता है, तो ऐसा एग्रीमेंट अपोज टू ड्यूटी, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ माना जाएगा। इसके बाद है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। अगर कोई भी एग्रीमेंट जो मोनोपोली को बढ़ावा देता है, मान लो कुछ शॉपकीपर आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का रेट फिक्स कर लेते हैं, तो ऐसा क्या होगा, वो मोनोपोली को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा। देन एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल लिबर्टी सॉरी, इसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हर एक व्यक्ति को आजाद रहने का अधिकार है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि मान लो एक्स ने वाई से कुछ पैसा उधार लिया और ये एग्री किया कि वह उसकी जॉब को कभी छोड़ के नहीं जाएगा और अपने रेजिडेंट को नहीं छोड़ेगा जब तक वाई की परमिशन नहीं मिलती। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या है, लीगल है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, उसे आप लीगल माना जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उससे आजादी नहीं छीन सकते, वो कहीं भी रह सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है। देन एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन, एन एग्रीमेंट विद वोटर्स टू प्रोवाइड देयर वोट्स। इसमें एग्रीमेंट ये किया गया कि वोटर को कहा गया कि आप हमें वोट दीजिए, आपको उसके लिए पैसे देंगे, मॉनेटरी कंसिडरेशन देंगे। ऐसा एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। कहने का मतलब वोट जो पैसे से खरीदी जा रही है और उसमें एग्रीमेंट किया गया है, ऐसा एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा। देन एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कानून के किसी भी प्रोविजन के खिलाफ आप कोई अपना नया प्रोविजन खुद नहीं तैयार कर सकते, तो ये कानून के खिलाफ माना जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा। देन एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर, क्रेडिटर को किसी प्रकार का धोखा देने के उद्देश्य से कोई एग्रीमेंट किया जाता है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड माना जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मान लो इंसॉल्वेंट पर्सन है, अपनी प्रॉपर्टी क्रेडिटर को धोखा देने के उद्देश्य से ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि कोर्ट की परमिशन से वो ऐसा कर नहीं कर सकता, कोर्ट की परमिशन मिलती है तभी वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड होगा। देन इसके बाद हमारे पास आता है एग्रीमेंट इन स्ट्रेन ऑफ ट्रेड, किसी भी वैध बिजनेस को करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। बाय लॉ एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, कोई भी व्यक्ति लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस कर सकता है। हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करते कि आप ये काम मत करो, आप ये बिजनेस मत करो, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा। मान लो ए और बी आर rival shopkeepers in a locality in Calcutta. B agreed to pay A sum of money if he would close a business. दोनों लीगली बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। बी ने एग्री किया कि वो ए को कुछ अमाउंट देगा, ए सम ऑफ मनी, इफ ही वुड क्लोज हिज बिजनेस, किस लोकेशन से अपने बिजनेस को ले जाए, यहाँ से बंद कर दे, और ए ने ऐसा कर लिया, बट बी रिफ्यूज टू पे हिम, बाद में बी ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा, ए रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट ही इंस्टेड ऑफ ट्रेड है। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस किया कि पब्लिक पॉलिसी के क्या कुछ आता है, ये कोर्ट डिसाइड करता है कि पब्लिक पॉलिसी
कि क्या खिलाफ है, क्या नहीं है। इसका जो क्षेत्र है, एरिया है, बहुत वाइड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।